Hey guys, welcome to our YouTube channel, Study with Giri Sisters. So today we are going to start a structure of living organism. और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और कंटिन्यू भी है, तो आप की पैसेंस कि हम वो चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट नहीं करेंगे और पूरा आई होप सो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो जो हमारा जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 6, आज वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूँकि ये लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। और हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करके यहाँ के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आप सभी का थैंक यू कि आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमेंट्स के जवाब नहीं देने पे आप नाराज़ हो जाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि पॉसिबल हो कि हम सबका आंसर कर सकें। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नाराज़ ना होइए। और दूसरी बात कि आप प्लीज़ हमें शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी दूसरे बच्चों को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। ये जो करवा रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कि तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आइडेंटिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। हम 8th क्लास में हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी हम आसपास की जितनी भी वस्तुएं देखते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, जो बात नहीं कर सकती हैं, जो मूव नहीं कर सकती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सांस नहीं ले सकते हैं, जिनका ना शरीर होता है, मीन्स ना जिनका बॉडी होता है, ना बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ना बॉडी के पार्ट्स होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी वो लिविंग है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब तो इनका स्ट्रक्चर होता है, फिर भी ये लिविंग में आते हैं। तो जो रिस्पॉन्स करें, जिनका अपना बहुत सारा सिस्टम हो, उस तरह के ही लिविंग को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ पड़े होंगे, जैसे चेयर टेबल वगैरह हो, तो क्या ये लिविंग है? ये लिविंग नहीं है। क्यों नहीं लिविंग है भाई? ये सांस नहीं ले सकते हैं, अपने से मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो सजीव और निर्जीव के बीच की दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बताता है हमें। और तो जिनका जो सांस लेते हैं और जिनके शरीर का सिस्टम होता है और जिनके शरीर का फंक्शन होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये ऐसे क्यों है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे ना। फंक्शन यूजुअली लिविंग बीइंग्स डू। तो सबसे पहले उनका फंक्शन मैंने यहाँ पर चूँकि लिख रखा है ताकि बहुत ज़्यादा ना ये आपको दिक्कत हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे फर्स्ट में आता है क्या? हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन हम सभी लेते हैं, और हमारे जितने भी ब्रह्मांड में जो भी है, कहिए आप, यहाँ सिर्फ अर्थ की में ही श्वसन लेने की, यानी जहाँ पर सभी सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन के रूप में अपने आप श्वसन को यानी सांस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। यानी इन रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। एयर में से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को डिस्चार्ज करना, CO2 को बाहर करना, एक्सेल करना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। सेकेंड पार्ट आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन। यदि हम कुछ भी लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहे, हम मूव कर सकें और अपने ग्रोथ कर सकें, तो सबसे पहले जरूरी क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम भोजन को लेते हैं और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और ये टुकड़े क्या करते हैं? शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जाकर अपना काम करते हैं और हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड बने, हमारा ग्रोथ अच्छे से हो। थर्ड नंबर है एक्सकर्शन, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स थ्रू यूरिन या पसीने कहिए, यूरिन या शरीर से जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको एलिमिनेट करना, उनको बाहर करना, विच प्रोड्यूस इन बॉडी थ्रू पार्टिकुलर ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन से जो वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है उनको एक्सकर्शन करते हैं। और मीन्स आपका हुआ मीन्स उत्सर्जन।
उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या हुआ, एक दूसरे को समझना, कोऑर्डिनेट करना। ये कोऑर्डिनेट हम कैसे कर पाते हैं, हमारे चूंकि हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य कोऑर्डिनेट कैसे कर पाते हैं, हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा पार्ट है क्या, ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिससे कि हमें कोऑर्डिनेट करने की क्षमता मिली है। जैसे कोऑर्डिनेट रिसीविंग स्टिमुलाई एंड कन्वेइंग इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे ही हमें कुछ महसूस होता है, हमें जहाँ पर महसूस हुआ उस चीज़ को हमारा शरीर का डिफरेंट पार्ट्स हमें महसूस कराता है और हम वो काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति से कोऑर्डिनेट करिए या शरीर के अदर पार्ट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन ना हो तो शरीर मूव नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका सर्कुलेशन भी चलता होगा, और ऐसे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका सर्कुलेशन हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो सर्कुलेशन में क्या आता है, हार्ट। हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा पार्ट है मनुष्य, और मनुष्य के में हार्ट में क्या होता है, हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड पम्प टू दोज प्लेस दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है, और उसके बाद पंप किया जाता है। इसको पंप करके दोज प्लेसेस दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट, जो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाया जाता है, जिससे कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहे। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और भी अच्छे से डिटेल्स में इन्हीं सब टॉपिक को, ठीक है। और इन सब के अलावा भी जो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें क्या परफॉर्मिंग देते हैं हमारे शरीर के फंक्शन को, तो वो बहुत सारे ऐसे भी हैं। जैसे लंग्स हुआ, लंग्स रेस्पिरेशन में सहायता करता है, बहुत बड़ा है, लंग्स के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे। स्टमक हुआ, खाना को पचाने के काम करता है, खाना वहाँ पर इकट्ठा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, डाइजेशन का सबसे बड़ा। उसके बाद किडनी हुआ, जो यूरिन को और ब्लड को दोनों को जो एक में मिला हुआ रहता है छानने का काम करता है, मीन्स फिल्टर का काम करता है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे बड़ा क्या है हमारा मस्तिष्क, मीन्स ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रत्येक क्षण हमें संवेदना के साथ साथ, हमें ज्ञान के साथ साथ हमें बहुत कुछ प्रदान करता है, ठीक है, जो हमें कोऑर्डिनेट करने में सहायता करता है। और हार्ट, जो हमें सर्कुलेशन प्रदान करता है। हार्ट की वजह से हम पता चलता है कि हम जीवित हैं। चलिए, उसके बाद क्या आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि व्हाट इज सेल। हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल क्या है, सेल मीन्स कोशिका। कोशिका क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी सेल। सेल जिस तरह की लाइक अ ब्रिक मीन्स ईंटे, ईंट को देखा होगा आप लोगों ने। ईंट यानी कि ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल ऑफ द हाउस। किसी भी घर का यदि ईंट से जुड़ा हुआ है, ईंट से जुड़ा हुआ है तो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और एक एक ईंट जोड़ जोड़ के उनको घर बनाया जाता है। उसी तरह से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो सबसे छोटी इकाई है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है उनका सेल। बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, करोड़ों के सेल हैं, तभी हमारा बॉडी बना हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो एक एक कोशिकीय हैं, यानी कि उनका सेल हमें दिखाई नहीं देता। सेल बहुत छोटी इकाई है, बहुत सारे सेल को मिला के तब हमारा बॉडी बनता है। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अब देखिए सेल, यह सेल है, सेल कंबाइन करके बनाता है टिश्यू, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टिश्यू फॉर्मिंग ऑर्गन, ये बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। तो टिश्यू क्या बनाया, टिश्यू बनाया हमारा, टिश्यू बनाया ऑर्गन्स, ठीक है। और ऑर्गन्स कंबाइन टू परफॉर्म वन और टू स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक या दो ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं, एक ऐसे विशिष्ट फंक्शन बनाते हैं जिससे कि बॉडी का सब काम सुचारू रूप से चल सके, और ताकि उनका जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल सके।
और सिस्टम, द सिस्टम विथ ऑल अदर थिंग्स फॉर्म ए बॉडी, और पूरे सिस्टम को मिला के एक बॉडी बनता है। एक अकेला ऑर्गन से बॉडी नहीं बन सकता है, पूरे सिस्टम को मिलाने के बाद ही एक बॉडी की रचना हो सकती है। यानी कि बॉडी में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि ऊपर मैंने राइट डाउन किया था, वो सब चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, तो सेल, सेल से बना, सेल क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट है टिश्यू, सेल से बना टिश्यू। टिश्यू क्या है, ग्रुप सेल्स ऑफ, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉम्बाइंड। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉम्बाइंड इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद ऑर्गन क्या है, वन और मोर टिश्यू कॉम्बाइंड टू फॉर्म ऑर्गन, वन और मोर टिश्यू कॉम्बाइंड टू फॉर्म ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम देयर फंक्शन यूनिट, फंक्शनल यूनिट सिस्टम एक बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और पूरा सिस्टम मिलके ऑर्गन, जो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, और पूरा डिफरेंट सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म बॉडी। ठीक है, तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से बना हमारा बॉडी। क्लियर हुआ? तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल के बिना कोई जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ ऑल द लिविंग फंक्शंस। सेल लाइफ कैपेबल, जिससे सेल से ही लाइफ कैपेबल की संभावना, यानी कि लाइफ हमें मिलती है। ठीक है, तो सेल के बारे में, सेल की डिफिनेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा कि सेल क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम सेल को यहाँ पर देख सकें। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो सेल क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, सेल आर सो स्मॉल, सेल्स क्या है, सेल्स आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। Except very few the small, very few eggs of birds, jute, fiber, etc. that we can't see it only by our naked eye. हम लोग अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। We can see after magnified, हम लोग इसको मैग्नीफाई मीन्स क्या करना है, उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करके देखना है। कैसे देखेंगे, मैग्नीफाई बाय इट ए टूल और इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, एक ऐसे टूल की सहायता से जिसको हम अपनी आंखों से देखा जा सके। द टूल थ्रू विच कैन सी द सेल, जिस टूल की सहायता से हम सेल को देख सकते हैं, एंड इट्स पार्ट्स बाय मैग्नीफाइंग इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। और जिस टूल की सहायता से हम मैग्नीफाइंग करके किसी भी सेल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नाम से जाना गया। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप, यहाँ माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूँ। माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स एन enlarged or magnified and clear image of an object that is not visible by naked eye. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को इनलार्ज यानी मैग्नीफाइंग करके दिखाता है, जो हमारी खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, माइक्रोस्कोप की खोज की रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जो 1665 में उन्होंने इसके बारे में खोज की, और उन्होंने ही सेल के बारे में खोज की, यानी कोशिका के बारे में खोज की रॉबर्ट हुक ने। एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1665 में डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द सेल, उन्होंने सेल का नाम दिया और सेल की खोज उन्होंने की। उन्होंने देखा क्या कि एग्जामिन करके, रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया कि सेल की रचना कैसी है। सेल की रचना आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, यानी हनी कॉम्ब को देखे होंगे, उसी तरह से एक सेल की रचना होती है। तो उस
हनीकॉम्ब की रचना को उन्होंने नाम दिया सेल के रूप में। ठीक है, जिनका प्रत्येक कंपार्टमेंट अलग अलग होता है, यानी कि सारे कंपार्टमेंट एक होल की तरह दिखाई देते हैं, होल नुमा रचना होती है। तो उन्होंने उस हनीकॉम्ब की रचना को सेल का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, कितने तरह के माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप आर हाई रेजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप में बहुत सारे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से मैग्नीफाइंग करके यानी बड़ा करके हमें दिखाते हैं। तो resolution and magnifying instrument that are used for observing fine structures of very minute object, बहुत छोटा छोटा भी ऑब्जेक्ट होता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा ताकि आप सेक्शन कर सकें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के हुए चाहे एनिमल्स के हुए, बहुत सारे सब कुछ को देख पाएंगे। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ कॉमन माइक्रोस्कोप आर यूजुअली यूज्ड। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि लाइट माइक्रोस्कोप इज ए 2 टाइप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप या बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? इट इज़ अ सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में होता है और वेरी इजी टू यूज, बहुत आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। इट हैज़ ओनली वन ऑकुलर लेंस, ऑकुलर लेंस इसका एक ही ऑकुलर लेंस होता है। और उसके बाद बाइनोकुलर आइज पीसेस, जो बाइनोकुलर आइज पीसेस होते हैं, माइक्रोस्कोप की एक रचना जब देखेंगे सामने में रखा हुआ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ यूजुअली यूज ड्यूरिंग डिसेक्टिंग प्लांट्स एंड टीनी एनिमल्स पार्ट्स डाइसेक्शन। जब हम लोग जाएंगे, चूँकि हम लोग तो थे हायर क्लासेस में, तो हमें यही वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करने को दिया गया था। तो हमें क्या मिला था, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एक लीफ का उसका एक हमें एक डाइसेक्शन करके दिखाना था। तो वही माइक्रोस्कोप हमें दिया गया था ताकि हम इसको अच्छे से, चूँकि ये बहुत सिंपल होता है और आसानी से यूज़ भी किया जा सकता है, तो इस माइक्रोस्कोप से हम लोग ने डाइसेक्शन करके प्लांट्स के और टीनी स्मॉल पार्ट्स ऑफ छोटे छोटे एनिमल्स के छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग ने डाइसेक्शन किया था। सो इसको बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के कारण ये दिया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इट कैन मैग्नीफाइंग और enlarge 15 to 20 times image of an original specimen। यह 15 से 20 भी गुना बड़ा करके हमें दिखाता है। ये जो मैग्नीफाइंग जो हमें ग्लास है, चूँकि ये माइक्रोस्कोप है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमें 15 to 20 टाइम्स हमें इमेज को बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा लेंसेस होते हैं इसमें, यूजुअली यूज्ड इन दिस माइक्रोस्कोप। और ऑकुलर लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और समटाइम्स विथ अ कंडेंसर लेंस भी होते हैं। तो मतलब यहाँ तो पहले ही बता दिया गया कि आपको कि 2 से ज़्यादा लेंस होंगे। ठीक है, इन दिस टाइप माइक्रोस्कोप लेंस कॉम्बाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन रहते हैं एंड देयर मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये 300 से 400 टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 से 400 गुना बड़ा करके उसको दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? दिस इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी हाई मैग्निफिकेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा मतलब बहुत विशाल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको चूँकि साइंटिस्ट ही इसका यूज़ करते हैं। इन दिस माइक्रोस्कोप बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहाव करके इसका किसी ऑब्जेक्ट पे डाल के और उसको मैग्नीफाइंग करके देखा जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंसेज। यहाँ पर लाइट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंसेज। ग्लास लेंसेज का यूज ना करके इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंसेज।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये 50,000 से 3 लाख या उससे भी ज़्यादा की चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाते हैं। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप से हमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह के बारे में अच्छे से, या फिर डीएनए वगैरह के बारे में अच्छे से, स्ट्रक्चर उनका अच्छे से पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो इन द लिविंग वर्ल्ड, इस तरह हमारे जो जीवित जो हमारा जो संसार है, उनके ऐसे भी कुछ हैं ऑर्गेनिज्म हैं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा हुआ, ईस्ट हुआ, और बहुत तरह के ऐसे बैक्टीरिया हुए जो सिर्फ सिंगल सेल होता है। यानी उनकी रचना कैसी होती है, सिर्फ एकमात्र सिंगल सेल। और हमारा बॉडी क्या है, करोड़ सेल से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करते होंगे, उनका शरीर का फंक्शन कैसे चलता होगा। उनको यूनिसेलुलर के नाम से जाना जाता है। जबकि प्लांट्स हुआ और बहुत सारे एनिमल्स हुए जिनके बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने बताया है कि पहले की बहुत सारे सिस्टम कारण, हमारे सिस्टम की वजह से हमारा एक बॉडी बनता है। तो एनिमल्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनको मल्टी सेलुलर के नाम से जाना जाता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द सेम सेल। जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी जिनका एक ही सेल होता है, उनका सारे एक्टिविटी, उनकी सारी क्रियाएं एक ही सेल से की जाती है। और जबकि मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग काम होता है, अलग अलग उनका सिस्टम का हिस्सा होता है, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तो वो सब अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं। तो अलग अलग सेल की वजह से उनको मल्टी सेलुलर के नाम से जाना जाता है। मीन्स क्या, अलग अलग सेल नहीं, अलग अलग ऑर्गन की वजह से, अलग अलग बहुत तरह के सेल्स की वजह से उनको मल्टी सेलुलर के नाम से जाना गया है। तो सभी सेल की रचनाएं एक जैसी नहीं होती है, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो जब आप ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको पाएंगे क्या कि सबका साइज एंड शेप अलग अलग होता है। कुछ सेल ओवल होते हैं, कुछ होते हैं एलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे से होते हैं, कुछ होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ कॉलमनर होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं। तो ये अलग अलग सेल की रचनाएं हैं। सेल्स में बी ओवल, एलोंगेटेड, रेक्टेंगुलर, कॉलमनर, फिलामेंटस, पॉलीगोनल एक्सेट्रा हो सकते हैं। In multicellular organism, shape and size of the cell depends on their position। उनका पोजीशन की वजह से या फिर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के, उनके प्राकृतिक के मेटाबॉलिक क्रियाओं की वजह से भी अलग अलग प्रकार के सेल की रचना हो सकती है। ठीक है, सच सेल ऑफ इपिथीलिया या फिर फ्लैट हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। जबकि इनर लाइनिंग सेल ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉलमनर होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन का, तो वो भी एक सेल ही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे बुक में दिया गया है कि किस किस प्रकार का सेल होता है। जैसे कि किडनी सेल में है गार्ड सेल्स होता है, राउंड सेल में है, राउंड एंड स्फेरिकल सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक सेल होते हैं। उस तरह से फ्लैट एंड पॉलीगोनल में इपिथीलिया सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल में लीवर सेल होता है। इस तरह से बहुत सारे, टेडोपोल सेल में स्पर्म सेल होते हैं। तो बहुत सारे ये सेल की रचनाएं हैं, ठीक है, जो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, सेल टिश्यू ऑर्गन। ठीक है, तो बहुत सारे यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ सम सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे कि देयर आर मेनी वैरायटीज इन सेल स्ट्रक्चर बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सम एनिमल सेल स्ट्रक्चर डिस्कस है। हम लोग यहाँ पर आज कुछ एनिमल सेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा इज अ फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका एक ही सेल होता है, एक फ्री लिविंग है। Amoeba often change its shape and small finger-like cytoplasmic outgrowth or projection come out from its body known as pseudopodia। अमीबा का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। सबसे पहली बात, ये यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, ये कोई भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसा ये। लेकिन जब उसको भोजन की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है वो कि एक ऐसे, ये ऐसा है, तब इसको क्या करेगा वो कि यहाँ पर एक ऐसा एक
इस तरह की रचना निकाल लेता है इसको पकड़ने के लिए। ऐसा एक रचना निकालेगा, इधर से एक रचना निकलता है, ठीक है। और वो जाकर उस भोजन को ऐसे पकड़ लेता है, मतलब अपने शरीर के ही हिस्सों को ही बड़ा करके और उसके बाद इस रचना को यानी इस भोजन को पकड़ा, यहाँ से इनहेल किया, यहाँ से ले लिया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही पार्ट से वो एक्सेल भी कर देता है। तो इसका कोई एक शेप एंड साइज नहीं होता है। बॉडी नोन एज स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया या फॉल्स पैर भी कहा जाता है। इनका पैर हाथ तो होता नहीं है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग, जब इनको फूड की जरूरत होती है तो ये कुछ ऐसी रचना बनाते हैं जैसे लगता है कि इनका पैर हाथ निकल गया है, और भोजन को लेने के बाद धीरे से इसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद क्या करते हैं, वैसी रचना से फिर निकाल देते हैं। अब हम लोग जाएंगे क्या कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी में भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है। लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा की तरह, जैसे हमारा बॉडी क्या है, ह्यूमन WBC ल्यूकोसाइट जिसका नाम कहा जाता है, also form produces pseudopodia during phagocytic nature can be change their shape। WBC को हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक नेचर का होता है। मीन्स क्या हुआ, फेगोसाइटिक मतलब बाहर से कोई चीज आया, यानी शरीर के भीतर जब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया गया, तो बैक्टीरिया को वो खाने के लिए जो हमारे ब्लड में WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस होते हैं, इन व्हाइट सेल जो होता है ब्लड के भीतर, वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, अपना रूप वो तैयार कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसी तरह की रचना बनाते हैं और उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। हमारे बुक में दिया गया है, वो फेगोसाइटिक नेचर का बना लेते हैं। यानी फेगोसाइटिस क्या होता है कि फेगोसाइटिस इज द प्रोसेस ऑफ इनग्लफिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी फेगोसाइटिक मीन्स होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा विधि होता है जब किसी चीज को, किसी भी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कहिए, तो उस चीज को, उनके शरीर को पूरी तरह से निगल लेना, उसको निगलने की ही क्रिया को फेगोसाइटिक के नाम से जाना जाता है। या बाहर से जो शरीर के बाहर से जो आ रहा है बॉडी के भीतर, उस चीज को निगल जाता है। कौन, WBC हमारे शरीर में है ये रचना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मसल सेल्स और नर्व सेल्स के बारे में और इससे भी आगे। तो कीप वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।